टोटल पॉसिबिलिटीज का जरूर पता होता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। बेसिक आउटकम्स यानी टोटल उसमें आप क्या क्या देख सकते हैं। डाइस रोलिंग एक्सपेरिमेंट में तो 6 आउटकम्स होते हैं, लेकिन कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट में 2 आउटकम्स होते हैं। फिर सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस हम किसे कहते हैं? मोहम्मद सुलेमान बताइए। मैम ऑल पॉसिबल आउटकम्स के कलेक्शन। ऑल पॉसिबल आउटकम्स को जब आप एक ही जगह पर लिख देते हैं तो उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। इवेंट हम किसे कहते हैं? वैसे तो इवेंट अगर आप सेट की टर्मिनोलॉजी में देखें ना तो एक सबसेट होता है सैंपल स्पेस का, लेकिन इवेंट हम जिसको व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, यानी मैं अगर कॉइन टॉस करती हूँ तो मैं इंटरेस्टेड हूँ कि हेड आएगा तो मैं जीत जाऊंगी। सो मेरे लिए जो इवेंट होगा वो हेड कंसीडर किया जाएगा। सो वो सैंपल स्पेस जिसमें हेड और टेल दोनों की ऑप्शन थी उसका तो सबसेट है ही, बट एक्चुअली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन द सैंपल स्पेस उसको हम इवेंट कहते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स ये थोड़ा सा सेट्स टर्मिनोलॉजी में हम रिकॉल करेंगे। इस डायग्राम को हम क्या कहते हैं? वेन डायग्राम। Am I right? यस मैम, यस मैम। तैयब आप बताइए, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो पर्पल वाला पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ ये जो लाइट मूव सा नजर आ रहा है, इसको सिर्फ हम क्या कहते हैं? इस पार्ट को मैम ए पार्ट के बी पार्ट को। यही तो सोचने की बात है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? जबकि ए जो उन्होंने बताया हुआ ना, ये पूरा सर्कल ए है, ये वाला पूरा सर्कल ए शो कर रहा है, लेकिन इसमें से सिर्फ ये मूव कलर का पार्ट में इसको क्या कह सकती हूँ? मैम एलिमेंट्स ऑफ ए व्हिच आर नॉट इन बी। वेरी गुड। सो नॉट ए को हम हमेशा किस तरह से शो करते हैं? एक कॉम्प्लीमेंट। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नॉट ए एंड, नॉट ए नहीं, सॉरी, ये तो ए में है, उलट लिख रहे हैं हम। आपने नॉट बी कहा था, नॉट बी, ए में तो है लेकिन नॉट बी है, ये बी का पार्ट नहीं है ये। करेक्ट, हम इस ऑप्शन को ये कहेंगे और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए एंड नॉट बी। ये आपने याद रखना है। इसी तरह से अब आप ये जो लाइट ब्लू वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, इसको बताइए हम इसको क्या कहेंगे? ये बी में तो है, लाजमी बात है। और कौन सा पार्ट है? नॉट ए। और नॉट ए, यानी कि जो ए का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है लेकिन वो बी में मौजूद है। और फिर सेकंड जो है दरमियान में इनके जो ओवरलैप कर रहा है दोनों को, उसको हम ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। यानी वो सब के सब एलिमेंट्स जो ए से भी बिलोंग करते हैं और बी से भी बिलोंग करते हैं, तो उनको हमने ए इंटरसेक्शन बी कहा। अब अगर आप ये मैं ये कलर्स भी तीन इन्होंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। द फर्स्ट वन इज दिस मूव, the second one is this green shaded and the third one is this blue। सिर्फ इन पार्ट्स को देखें, यानी मैं आपसे कह रही हूँ कि आप A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, फिर सेकंड वाला पार्ट है A इंटरसेक्शन B, और फिर थर्ड वाला पार्ट है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। ये तीन अलग अलग बिल्कुल पार्ट्स हैं। इन तीन अलग अलग पार्ट्स में आपको कोई चीज कॉमन नजर आ सकती है? कोई एक ऐसा एलिमेंट जो इन तीनों का भी पार्ट हो? Is there anything common between these three? ए सेकंड पार्ट No. के जो एलिमेंट्स होंगे वो मैम, जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना वो सिर्फ इतना है, सेकंड वाला पार्ट सिर्फ इतना सा है। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि इस फर्स्ट वाले पार्ट में, इस सेकंड वाले पार्ट में और इस थर्ड वाले पार्ट में कोई चीज कॉमन नजर आ रही है आपको? मैम तीनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तीनों में कोई चीज तो कॉमन नहीं है। है। एग्जैक्टली। सो ऐसा वाला केस होता है ना जिसमें हम अपने पिक्चर को ऐसे फॉर्मेट में बदल दें कि नथिंग इज कॉमन बिटवीन द एरियाज, तो हम कहते हैं वो सब के सब एरियाज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। दीज थ्री आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
ये टर्म याद रखिएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो इफ नथिंग इज कॉमन बिटवीन तो हम इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल देंगे। अब आप यहां पर देखिए, ये वाले आपको दो इवेंट्स नजर आ रहे हैं। इवेंट्स कह लें या इनको सेट टर्मिनोलॉजी में सेट ए और सेट बी कहते हैं। हम क्योंकि प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं ना, तो हम प्रोबेबिलिटी को भी वेन डायग्राम से सेट्स का कॉन्सेप्ट लेकर ही ट्रीट कर रहे होते हैं। सो इफ in the sample space I have two events A or B, is there anything common between these two events? No. So हम ऐसे इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहेंगे। वेरी ट्रू। सो अपने माइंड में ना ये इमेज जहन में रखिएगा, ये वाला इमेज। इफ नथिंग इज कॉमन बिटवीन द टू थिंग्स तो हम उन दोनों को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन आपस में टोटली डिफरेंट, नथिंग इज कॉमन बिटवीन दीज टू। सो यूनियन ऑफ द इवेंट्स के लिए अब आपके पास ये कंप्लीट इवेंट ए है और कंप्लीट इवेंट बी है। लास्ट टाइम हमने यूनियन के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया था, आपको याद है वो? ए यूनियन बी के लिए हमने सेट्स की टर्मिनोलॉजी में भी उसको डिफाइन किया था। मैं स्टार्ट करती हूँ, आप कंप्लीट कीजिएगा। ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर नेक्स्ट हम क्या करें, प्लस और आगे क्या करें नेक्स्ट? जवेरिया आप बताना चाह रही हैं कुछ? डू यू वांट टू ऐड समथिंग? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। अब हम यहाँ पर थर्ड टर्म क्या लिखें? मैं यहाँ पर आपको पिक्चर रिकॉल करवाती हूँ। दिस इज द इवेंट ए और ये हमारे पास लेट से इवेंट बी है। सो इफ दिस टोटल सर्कल जो है ना, उसको हमने ए कहा हुआ है। दिस सर्कल इज ए एंड दिस मे बी पॉलीगॉन, पेंटागन, एक दो हेक्सागन, इसको हम बी कह देते हैं। आप देखेंगे ए और बी में ये वाला पार्ट जो है, दिस इज कॉमन बिटवीन ए एंड बी। अब मैंने इसको डिफरेंट शेप इसलिए बताया कि अगर आप नोटिस करें ना, तो ये सर्कल वाला पार्ट और ये हेक्सागन या जो भी है, ये इसका पार्ट, ये इस वाले एरिया में ना दो लेयर्स पड़ी हुई हैं। सो उन दो लेयर्स में से दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। वंस आपको इसको यहाँ से माइनस करना होगा। ये हमने लास्ट टाइम सीखा था, याद है आपको? क्विकली बताइए। मैम प्लीज आप ये रिपीट कर देंगी, लास्ट क्लास में थोड़ा मैं ले नहीं पाई थी। ठीक हो गया, कोई बात नहीं, ठीक हो गया। मैं यहाँ पर एक नहीं था किया, ठीक है। मैम हमने तो ये किया ही नहीं। अच्छा ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। रिकॉल नहीं यानी हम फिर से सीख लेते हैं। ए सेट है, ये सेट का फॉर्मेट है, ये आप याद रखिएगा। सो ए सेट में मेरे पास मेंबर्स हैं 1 2 3 एंड 4 और बी जो है ना, इसमें मेरे पास पार्ट्स हैं। बी सेट के एलिमेंट्स आप ले लें, इसमें 2 है, 4 है, 6 है एंड 8, ये हमारे बी में है, ठीक है। सो ए में अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर 2 इज हेयर एंड 4 इज हेयर। इसका मतलब है कि 2 बी वाला 2 एंड 4 भी यहाँ पर लिखा हुआ है और ए वाला 2 एंड 4 भी यहाँ पर लिखा हुआ है और बाकी के सब एलिमेंट्स यहाँ पर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ए यूनियन बी लिखें तो आप कैसे लिखेंगे? फुलफिलिंग द पैरामीटर्स ऑफ सेट्स एज वेल। मैम जो कॉमन है और रिपीट हो रहे हैं, मतलब उनको एक दफा लिखेंगे और बाकी एज इट इज। एग्जैक्टली। सो अगर मैं ए यूनियन बी का ये मतलब लेती हूँ कि सबसे पहले तो आप दोनों को इकट्ठा कर दें, यानी 1 2 तो फिर 2 को सेकेंड टाइम लिख दें, फिर 3 है और फिर 4 है और 4 है, फिर 6 और फिर 8 है। तो लेकिन ये चीज जो है ना, इसको आप यूं समझ लें कि ये मैंने आपको ए और बी को ऐड करके इकट्ठा करके बता दिया है, ए और बी को इकट्ठा कर दिया है।
लेकिन कोई मिस्टेक है इसमें। मैम डिस्टिंक्ट नहीं लिखना है इसके यूनियन में ऑब्जेक्ट। एग्जैक्टली इसका मतलब है कि मुझे इस चीज को और इस चीज को यहाँ से इरेज करना है। तो ये जिनके ऊपर मैंने रेड कलर का मार्क लगाया है, कैन यू सी के दिस इज समथिंग कॉमन बिटवीन दीज टू। तो अगर मैं ए यूनियन बी के लिए इन दोनों को ऐड कर देती हूँ ना, तो मुझे वंस इनको यहाँ से, इनका जो कॉमन वाला पार्ट है ना, उसको यहाँ से इरेज करना पड़ेगा। सो अब मैं जब ये कॉमन वाले पार्ट को एक मर्तबा यहाँ से इरेज कर देती हूँ, ये जिस तरह मैंने ये सब्ट्रैक्शन में लिखा है ना, तो मैं कॉमन पार्ट को वंस इरेज कर देती हूँ। तो अब सही हो गया। Yes. अब हमारे डिस्टिंक्ट वाली, सो व्हेनेवर यू हैव टू राइट ए यूनियन बी, तो आपने याद रखना है कि आपने सबसे पहले ए के फुल एलिमेंट्स लिख देने हैं, बी के भी फुल एलिमेंट्स लिख देने हैं, फिर एक मर्तबा उन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को निकाल देना है दरमियान से, ताकि हम अपने आंसर को डिस्टिंक्ट बना सकें। सो ये हमारे पास ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला को सेम आप मैम ए यूनियन बी और ए प्लस बी में क्या डिफरेंस है? ए यूनियन बी और ए प्लस बी में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रही हूँ, अगर तो ए और बी में समथिंग इज कॉमन, तो दोनों को ऐड करते वक्त मैंने आपको यहाँ पर यही तो लिखकर दिखाया है कि हमें जब दोनों को ऐड करना है तो हमें फिर टोटल कंप्लीट एलिमेंट्स यहाँ पर लिखने होते हैं। तो जब मैं उन टोटल कंप्लीट एलिमेंट्स को लिखती हूँ तो फिर यहाँ पर मुझे मिस्टेक नजर आती है कि सेट के फॉर्मेट में तो ये डिस्टिंक्ट वाली बात नहीं है, तो देन आई हैव टू सब्ट्रैक्ट अ टर्म फ्रॉम हियर। इसके अलावा भी आप एक एग्जांपल देखें, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 1, 3 and 5, ठीक है, और फिर b को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, गौर से देखिएगा 2 and 4 लिख देती हूँ। अब मैं आपसे कहूँगी ए यूनियन बी कैलकुलेट करें, फिर क्या करेंगे आप? सबसे पहले a प्लस बी लिखेंगे। सो a प्लस बी जब आप लिखते हैं तो आप लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5। क्या मुझे यहाँ से कुछ सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? नो। क्यों नहीं करना चाहिए? आपने क्यों कहा है कि नहीं करना चाहिए? क्या वजह है उसकी? मैम वो नहीं है, कॉमन एलिमेंट नहीं है ना, क्योंकि इनमें तो कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है। सो यही चीज मैं आपको समझा रही हूँ कि इफ समथिंग इज कॉमन इन बिटवीन दीज टू देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। आपको सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा एक मर्तबा। और वैसे ए यूनियन का मतलब जो अभी पूछा था ना, तो वाकई में ए यूनियन का मतलब ए प्लस बी ही होता है। लेकिन इफ समथिंग इज कॉमन इन बिटवीन दीज टू, तो फिर उसको वंस आपको यहाँ से निकालना होगा ताकि मैं अपने आंसर को डिस्टिंक्ट बना सकूं। तो ये बात आपने बस याद रखनी है कि इफ समथिंग इज कॉमन बिटवीन दीज टू, तो वो वाली टर्म आपको यहाँ से माइनस करनी पड़ेगी। एंड इफ नथिंग इज कॉमन इन बिटवीन दीज टू, तो यहाँ पर स्ट्रेट अवे 0 लिख दें, तो फिर आपका सिर्फ ये वाला आंसर रह जाएगा। सो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे प्रोबेबिलिटी का लॉ भी इसको हम कहते हैं, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का जो फाइनल फॉर्मेट है वो मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। इट इज लाइक probability of A union B is equal to, हमेशा याद रखिएगा, probability of A plus probability of B। यहां तक आपने रहना है if nothing is common between these two, अगर ये वाला केस है। और if something is common between these two, तो आपने याद रखना है यहाँ पर हम A इंटरसेक्शन B लिखेंगे, लाजमी लिखेंगे, और वो इस तरह से होगा probability A इंटरसेक्शन B। वो अलग बात है कि अगर A इंटरसेक्शन B nothing is common between these two, तो वो यहाँ पर कोई टर्म आएगी भी नहीं। और अगर मैं इस वाले केस की वेन डायग्राम यहाँ पर स्केच करूँ ना, तो वो वेन डायग्राम अभी जो आपने कुछ देर पहले देखी थी, A is here and B is here, means nothing is common between these two। इस वजह से कुछ सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, और उस वाले केस में A प्लस B ही A यूनियन B होता है। ठीक है, यू गॉट दिस पॉइंट? ये बात क्लियर हो गई? यस मैम।
सो ए यूनियन बी के दो फॉर्मेट याद रखिएगा। एक तो पहला फॉर्मेट है कि जब हमारे पास nothing is common between these two events, and the second format when something is common between these two events। तो हम उसको इस तरह से ट्रीट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमने लास्ट टाइम देखा था। अगर हमारा ये सैम्पल स्पेस हो तो हम लोगों ने ये चीज कंक्लूड की थी जस्ट लाइक दिस कि अगर मेरे पास ये वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली दिस इज माय इवेंट ए और द रेस्ट ऑफ द पार्ट जो ए में मौजूद नहीं है उसको हम कहते हैं नॉट ए, और नॉट ए को हम ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं अपने सेट्स की टर्म्स में। अब अगर आप नोटिस करें कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट, बल्कि इनको ऐड भी नहीं करना चाहिए, मैं इनका यूनियन ले लेती हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो आप मुझे क्या आंसर देंगे इसका? व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? इसका यही मतलब होगा, इज देयर एनीथिंग कॉमन बिटवीन ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट? जो आपने अभी लॉ पढ़ा है वो पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं, और माइनस होगा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे जरा देखकर बताइए कि ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट में इज देयर एनीथिंग कॉमन? ए और ए कॉम्प्लीमेंट इस वेन डायग्राम में देखकर बताइए, इज देयर एनीथिंग कॉमन बिटवीन ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट? नो मैम। नथिंग इज कॉमन। सो यहाँ पर स्ट्रेट अवे 0 इनपुट करते हैं आप, एंड दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, यानी नॉट ए, और इसको यहाँ पर हम यहाँ से हटा देंगे। अब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट असल में आपको क्या वो चीज बता रहा है? अगर मैं इन दोनों का यूनियन ले लेती हूँ, यानी इन दोनों को मैं ऐड कर देती हूँ, तो एम आई गेटिंग द यूनिवर्सल सेट, या यूनिवर्सल सेट को यहाँ पर हमने सैंपल स्पेस कहा था, एम आई गेटिंग द सैंपल स्पेस? टोटल मुझे वापस मिल जाता है? यस मैम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस 1 होती है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, ये लॉ हमारा लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट होता है। ये आपने याद रखना है कि अगर मेरे पास सैंपल स्पेस में मेरा इवेंट मौजूद है और व्हाट इज नॉट अबाउट माय इवेंट, अगर उन दोनों को मैं ऐड कर दूंगी तो मेरा आंसर हमेशा 1 मिलेगा मुझे। दिस इज द लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन। और अब हमने ये दोनों लॉज जो हैं वो यूज करने हैं। सो फर्स्ट साइड पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। एक ये बात आपने याद रखनी है, और वो अलग बात है कि अगर A intersection B 0 के इक्वल हो जाएगा तो मेरा ये फॉर्मेट सिर्फ इतना रह जाएगा, सिर्फ ये हमारा आंसर रह जाएगा। और दूसरा आपने देखे कि 1 इज इक्वल टू probability of A plus probability of A complement, ये हमारे पास है। सो ये 2 लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है ये आपने याद रखने हैं। हम यहाँ पर आएंगे अपनी बुक पे। यहाँ से हमने लास्ट टाइम जब स्टार्ट किया तो हमने ये गो थ्रू किया था, और दूसरा हमने ट्री डायग्राम और चेक बॉक्स से हम सैंपल स्पेस किस तरह से अपना कंप्लीट करते हैं वो भी हमने सीखा था। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे कहती हूँ कि हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट इज ऑफ द केस कि 1 डाइस और 1 कॉइन, ठीक है, आपने 1 डाइस और 1 कॉइन को हाथ में रखना है और इकट्ठा उसको थ्रो कर देना है। तो इसके आपने आउटकम्स लिस्ट डाउन किए थे सैंपल स्पेस में, किस तरह से बनाए थे आपने? जल्दी बताइए। ट्री डायग्राम आपने बनाया था तो किस तरह से बनाया था? और आपने एक स्क्वायर बॉक्स ऑप्शन होती है, उसको हम चेक बॉक्स भी कहते हैं,
उस ऑप्शन में आपने किस तरह सैंपल स्पेस अपना बनाया था? मैं एक डाइस और एक कॉइन को इकट्ठा जब रोल करती हूँ तो मेरे पास टोटल क्या क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हमें नजर आ सकती हैं. सो एक्चुअली वी हैव टू लिस्ट डाउन द सैंपल स्पेस. मलिक मोहम्मद तैयब हैं, यस मैम। वकार नजीर हैं और अमार नदीम. जरा ये क्विकली मुझे बताइए कि ट्री डायग्राम आप कैसे स्टार्ट करेंगे? वन डाइस एंड वन कॉइन रोलिंग एक्सपेरिमेंट है. अगर मैं डाइस को पहले लिख देती हूँ. मैम मुझे ट्री डायग्राम का तो नहीं याद, ये याद है कि हेड्स पे भी 6 पॉसिबिलिटीज हैं कि 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है और टेल्स पे भी 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है. नहीं बेटे, आपके पास कॉइन के टोटल कितने आउटकम्स होते हैं? 6 तो नहीं होते हैं. एक कॉइन के कितने आउटकम्स? सो अगर मैं फर्स्ट यहाँ ट्री डायग्राम पे फर्स्ट पे डाइस को यहाँ पर हम डाइस के सब आउटकम्स लिख देते हैं. तो सेकंड अगर मैं कॉइन को यहाँ पर ऑप्शन को रखती हूँ, कॉइन की ऑप्शन अगर मेरे पास डाइस पर 1 आता है तो कॉइन पर मुझे क्या सिर्फ हेड नजर आएगा? नो मैम, टेल्स भी आ सकता है. टेल्स भी हो सकता है. इसी तरह अगर मेरे पास डाइस में इट्स शोइंग मी 2, तो क्या कॉइन पर मेरे पास कितनी ऑप्शंस होंगी? अगेन 2. यस मैम. अब कंप्लीट करें ट्री डायग्राम. 3 के लिए भी मेरे पास यही 2 ऑप्शंस होंगी. यस मैम. 4 के लिए भी यही दोनों ऑप्शंस होंगी और 5 के लिए भी सेम यही दोनों ऑप्शंस हैं और 6 के लिए भी यही दोनों ऑप्शंस हैं. अब अल्टीमेटली हमें क्या करना होता है? हमें अपना सैंपल स्पेस लिखना होता है. हेड एंड टेल, एंड दिस इज हेड एंड दिस इज टेल. अब व्हेन यू हैव टू राइट कंप्लीटली योर सैंपल स्पेस, तो ट्री डायग्राम हमने ये बनाया. अब ट्री डायग्राम के नेक्स्ट स्टेप में आपने मेंशन करना है कि आपकी आउटकम्स क्या क्या होंगी. सो डाइस पर 1 एंड कॉइन पर H आपको नजर आ रहा है. फिर डाइस पर 1 एंड कॉइन पर आपको क्या नजर आ रहा है? टेल. यस. अब डाइस पर 2 है एंड कॉइन पर H है, एंड सो ऑन. आप इनको कंप्लीट करते जाएंगे ना तो यू विल गेट टोटल 12 आउटकम्स. ये जो एंड होता है ना, इसको हम अपनी प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में इंटरसेक्शन लिख रहे होते हैं. 1 एंड H, इसी तरह 1 एंड टेल, इसी तरह 2 एंड ये यहाँ पर हेड है, एंड सो ऑन. ये याद रखिएगा आप कि प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में हम एंड को हमेशा इंटरसेक्शन की टर्म में लिखते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ ट्री डायग्राम में अलोंग वी हैव टू मेंशन द प्रोबेबिलिटीज एज वेल. अगर आप एक डाइस आपके हाथ में है तो आपको 1 डॉट नजर आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? टोटल डाइस की कितनी आउटकम्स हैं? 6. 6 मैम. और 1 is only once, तो 1/6 is the probability. इसी तरह 2 डॉट्स नजर आने का चांस भी 1/6 है. 3 के लिए भी 1/6 एंड सो ऑन. अब आप मुझे बताएं, कॉइन आपके हाथ में है, आपको हेड नजर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2. वेरी ट्रू. और इसी तरह टेल 1/2 प्रोबेबिलिटी के साथ है. हेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है एंड टेल की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड सो ऑन. ये आपने यहाँ ट्री डायग्राम में कंप्लीट करना होता है. अब जब आप यहाँ पर लिखते हैं ना 1 एंड हेड, तो आपने एक्चुअली यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी भी मेंशन करनी होती है. सो जहाँ पर एंड का मतलब होता है ना, वहां पर आपने इन दोनों चांसेस को मल्टीप्लाई कर देना होता है. लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही हैं. आप मुझे बताएं कि अगर डाइस पर आपको 1 नज़र आता है तो क्या कोई डिपेंडेंसी है कि अब आपको कॉइन पर तो हेड ही नज़र आएगा? नो मैम. और अगर मुझे डाइस पर 1 नज़र आता है तो इज देयर एनी कनेक्शन कि जी कॉइन पर तो अब लाजमी आपको T नज़र आएगा? नो. सो जब ट्री डायग्राम की ब्रांचेस जो होती हैं वो बिल्कुल उनकी आउटकम्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं.
कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं है। तो हम यहाँ पर स्ट्रेट अवे जब 1 एंड h लिखेंगे तो आप 1 की प्रोबेबिलिटी को h की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास क्विकली? 1/6 और h की प्रोबेबिलिटी इज 1/2। सो मेरा आंसर मुझे मिलेगा 1/12। अब आप ये सब आंसर्स जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको सबके आंसर्स 1/12 मिलेंगे। ठीक है, एक तो प्रोसीजर होता है ये हमारे पास ट्री डायग्राम का, और अगर मेरे पास 2 एक्सपेरिमेंट्स मिलकर एक एक्सपेरिमेंट बनाते हैं ना, इस एक्सपेरिमेंट में मेरे सिर्फ 2 छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स थे जिनको मैंने कंबाइन किया है, ऐड किया है इकट्ठा एक एक्सपेरिमेंट बनाने के लिए, तो हम चेक बॉक्स यूज कर सकते हैं। चेक बॉक्स यूज करने के लिए क्या होता है कि आप एक अपना जो एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स है ना, उनको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वे में लिख दें, और एक एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स को आप इस तरह से वर्टिकल फॉर्मेट में लिख दें, और फिर आप इसको यूं करके चेक बॉक्स बना दें। सो यहाँ पर भी मैं अपने इन 2 एक्सपेरिमेंट्स को कंबाइन करके जो एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ ना, उसकी मैं यहाँ पर इस तरह से आउटकम्स लिख सकती हूँ। ये देखिए। सो अब आप यहाँ पर इस सेल में मुझे बताइए, इस वाली जगह पर मैं क्या एंट्रीज लिख सकती हूँ? जी यहाँ पर बताइए। T2 मैम। T and 2। सो इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि किसी एक आउटकम पर मुझे टेल और डाइस पर 2 नजर आएगा। इसी तरह आप अगर यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर आप बता रहे हैं कि कॉइन पर आपको हेड नजर आएगा और डाइस पर आपको 3 नजर आएगा। फिर यहाँ पर आप H and 4 लिख देंगे, यहाँ पर आप H and 5 लिख देंगे, एंड सो ऑन। तो अगर आप काउंट करेंगे ना 1 2 3 4 5 6 and 1 and 2, तो 6 2s are 12, again you are getting 12 outcomes, और 12 आउटकम्स में से आप इस आउटकम की प्रोबेबिलिटी अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो भी आपको 1/12 आंसर मिलेगा, 1/12। इसी तरह आप इसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे, वो भी 1/12 मिलेगी, इसके लिए भी 1/12, सबके लिए आपको 1/12 मिलेगी। और जब आप इन 12 प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देंगे ना, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? पूरे के पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी, और वो आंसर आपको क्या मिलेगा? जल्दी से बता दें। ये 12 मुख्तलिफ प्लेसेस पर 1/12 लिखा हुआ है और मैं इन सबको ऐड करना चाहती हूँ। व्हाट विल आई गेट? 1। हमारे पास आंसर 1 मिलेगा। सो दिस इज द हाउ वी राइट द सैंपल स्पेस। और ये आपने याद रखना है कि आपके सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 होती है। सैंपल स्पेस की जब मैं बात करूं तो मैं अपनी टोटल आउटकम्स का काउंट टोटल के साथ ही डिवाइड कर रही होती हूँ। तो 12/12, क्योंकि 12 भी मेरी आउटकम्स थी टोटल, और 12 से ही मुझे डिवाइड करना था क्योंकि मेरा सैंपल स्पेस टोटल जो है उसमें भी 12 आउटकम्स हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज 1। एक और हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी कि जब आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल, A is an event, from any sample space, और वो सैम्पल स्पेस जो है, सैम्पल स्पेस को हमेशा लिटरेचर में जो है वो S से शो किया जाता है। अब मेरे इवेंट का काउंट और सैम्पल स्पेस का काउंट जब मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास मेरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी मुझे मिलेगी। और हमने ये भी देखा था कि ये जो फ्रैक्शन है ना, ये वाला आंसर हमेशा 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। मैक्सिमम क्या होगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, और 0 से लेस नहीं हो सकता है। सो हमारे प्रोबेबिलिटी के आंसर्स 0 से लेस कभी नहीं हो सकते हैं और 1 से लार्जर कभी भी नहीं हो सकते हैं। ठीक हो गया। अब अगर आपके सामने ये वाला सैंपल स्पेस मौजूद है, मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर भी हम हेड एंड 2 लिख देते हैं, यहाँ पर हम हेड एंड 1 लिख देते हैं, देन यहाँ पर टेल एंड 1 है, यहाँ पर टेल एंड 3 है, यहाँ पर टेल एंड 4,
tail end 6 and this is head end 6. अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करें, लेट्स से मैं आपको एक इवेंट बता देती हूँ यहाँ पर, एंड वी नेम दैट इवेंट एज डी, कोई भी इवेंट हम ले लेते हैं, एंड डी इवेंट इज लाइक हेड एंड इवन नंबर. आपको हेड के साथ इवन नंबर भी नजर आए. अब आप देखकर बताइए कि यहाँ पर आपकी कौन कौन सी आउटकम्स हैं जहां पर हेड लिखा होगा और फिर उसके साथ इवन नंबर भी लिखा हुआ होगा. वो आपके इवेंट का काउंट होगा, ये आपने याद रखना है. सो हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर? 3 मैम. ठीक है, एक तो मेरे पास ये वाली आउटकम होगी जिसमें हेड है एंड इवन नंबर है, एक मेरे पास ये वाली आउटकम होगी हेड एंड इवन नंबर, एंड दिस वन. इसके अलावा मुझे और कोई आउटकम मेरे सैंपल स्पेस में से नहीं मिलेगी. सो काउंट ऑफ माय इवेंट इज 3. ठीक हो गया. और हमारे सैंपल स्पेस का जो काउंट था वो क्या है? मेरे सैंपल स्पेस में कितनी आउटकम्स हैं टोटल? 12 मैम. 12. तो अब आप अपने इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब ढूंढना चाहेंगे तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डी को किस तरह से लिखेंगे? हाँ जी बताइए. बाकी सब कहाँ पर हैं? जवेरिया आप कहाँ पर हैं? उस्मान, रशीद, महजबीन, बताइए मैं यहाँ पर डी प्रोबेबिलिटी को किस तरह से फ्रैक्शन फॉर्मेट दूं? ये मैं आपको बता देती हूँ कि डिनोमिनेटर में तो सैंपल स्पेस का काउंट है, यहाँ पर क्या लिखे हम? क्विकली जल्दी जल्दी बताते जाइए. जवेरिया बताइए बेटे, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? हमारे इवेंट का काउंट यहाँ पर लेंगे. अब बताइए फ्रैक्शन क्या बनेगी? जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दें इसको. 3/12. सो मेरा जो इवेंट व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर उसकी प्रोबेबिलिटी 3/12 है. इस तरह से आपने प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करना है. अब हम क्वेश्चन देखते हैं. ये वाला क्वेश्चन इन्होंने इस तरह से किया हुआ है. 12 आउटकम्स का सैंपल स्पेस बनाया हुआ है, एंड देन यू कैन एक्सट्रैक्ट योर रिक्वायर्ड इवेंट्स फ्रॉम हियर. फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, a fair 20-sided dice has 8 faces colored red, 10 colored blue and 2 colored green. एक डाइस है, उसके 20 साइड्स बने हुए हैं. ठीक है, उनमें से 8 जो फेसेस है ना वो रेड कलर की हैं. ठीक है, 8 साइड्स उसकी रेड कलर की हैं. सो मेरे पास कलर जो है वो रेड है, ब्लू है और ग्रीन है. रेड उन्होंने बताया कि 8 हैं और ब्लू उन्होंने बताया कि 10 हैं और ग्रीन उन्होंने बताया कि 2 फेसेस जिस डाइस के टोटल 20 थे वो इस तरह से हमारे 20 बन गए टोटल. अब वो कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉटम फेस इज रेड. रेड कलर का फेस, उसका क्या चांस होगा? अगर 20 में से 8 फेसेस रेड हैं तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 8/20. वेरी गुड. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड को हम इसी तरह लिखेंगे, काउंट ऑफ रेड डिवाइडेड बाय टोटल काउंट. ये जरूर स्टेप आपने लिखना है, इसको मिस नहीं करना. सो 8/20 इज हियर एंड सो ऑन. अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं. द क्वेश्चन इज, ये एक्सपेरिमेंट ध्यान से समझ लीजिएगा so you can solve the question. A circular wheel is divided into 3 equal sectors numbered 1, 2, 3 as shown in the figure. The wheel is spun twice. इसको घुमाना है आपने 2 मरतबा. पहली दफा जब आप उसको घुमाएं, each time the score is the number to which the black arrow points.
जहां पर ये रुक जाएगा ना और ब्लैक एरो पर जो कुछ भी लिखा होगा, फॉर एग्जांपल अभी आपको क्या स्कोर लिखा हुआ नजर आ रहा है? 3। वेरी गुड। सो पहले घुमाएं, आप रीडिंग नोट कर लें, फिर दोबारा से घुमाएं और फिर दोबारा से रीडिंग नोट कर लें। अब ये एक्सपेरिमेंट है हमारा, यहाँ तक समझ आ गया? यस मैम। तो ये आपने 2 टाइम्स करना है। यू हैव टू डू दिस 2 टाइम्स एंड यू हैव टू नोट डाउन द रीडिंग। अब वो हमें कहते हैं कि बताइए कि आप किस तरह से इसके सैंपल स्पेस को बनाएंगे, ट्री डायग्राम से बनाएंगे या फिर चेक बॉक्स से बनाएंगे? खुद अपनी चॉइस बता दें, क्योंकि मैंने इसको 2 टाइम्स स्पिन करना है। चेक बॉक्स से बना ले, ठीक हो गया। सो 1 2 एंड 3 ये पहला स्पिन है इसका। जब मैं दूसरा स्पिन करूंगी तो फिर भी तो मेरे पास यही नंबर्स के ऑप्शंस है ना, तो इसका मतलब है मेरे पास 1 एंड 1 होगा, 1 एंड 2। पहला नंबर 1 है तो हो सकता है सेकंड 3 हो जाए। अगर पहली स्पिन करने से मुझे 2 नजर आया तो हो सकता है सेकंड टाइम 1 हो जाए, हो सकता है दोनों टाइम्स 2 हो जाए। 2 एंड 3, देन 3 एंड 1, then 3 and 2 and 3 and 3. So total मेरे सैंपल स्पेस में ये आउटकम्स हैं। और मेरे सैंपल स्पेस का काउंट अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बताएंगे? 9 मैम। 9 हो गया। अब आपके सामने ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस लिखा हुआ है, सो आपने यहाँ पर इसी तरह से अपने आउटकम्स जो है ना वो तरतीब वाइज, जब एक सेट फॉर्मेट में आप लिख देते हैं तो उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। अब आप क्वेश्चन देखिए, उसने क्वेश्चन क्या पूछा है? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। पहला है बोथ स्कोर्स आर द सेम एज ईच अदर। सो आप इवेंट का नाम दे दें, बोथ आर सेम, both scores are same. So आप बताइए कि मेरे इवेंट का काउंट क्या है और उसमें क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? आउटकम्स क्या क्या आ रही हैं? बोथ स्कोर्स आर सेम, ये डायगोनल है जो आपको सेम स्कोर्स दिखा रहा है। Am I right? So both are same, both scores are same. बताइए मैं यहाँ पर क्या लिखूं? 1 and 1, फिर और सेम स्कोर कौन सा दूसरा? 2 and 2 मैम और 3 and 3। 3 and 3. So मेरे इवेंट का काउंट क्या होगा? यहाँ पर मैं क्या लिखूं? 3। अब मेरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मेरे इवेंट का काउंट डिवाइडेड बाय टोटल काउंट। सो आई एम गेटिंग 3 डिवाइडेड बाय 9। सो 1/3 इज माय आंसर। सेकेंड पार्ट देखें, उसने कहा कि नाइदर स्कोर इज अ 2। आपको ये जो 2 स्कोर्स नजर आ रहे हैं ना लिखे हुए, इनमें 2 तो हो ही ना, वो वाला इवेंट लेकर तो प्रोबेबिलिटी बताएंगे क्या होगी। सो आप इवेंट का नाम रखते हैं इस तरह से, नाइदर स्कोर इज। जरा सैंपल स्पेस को देखकर बताइए कि कौन कौन से आउटकम्स होंगे। आपको 2 लिखा हुआ नजर ही ना आए, इसका मतलब है कि ये 2 वाला कॉलम और ये 2 वाली इसको मिटा दें आप, तो बाकी आपके पास 4 आउटकम्स हैं। सो मैं जब यहाँ पर आउटकम लिखूंगी तो आई विल राइट, और ये आउटकम्स हमें लिखने होते हैं 1 1 1 3 3 1 एंड 3 3। सो जब आप अपने इवेंट का काउंट लिखेंगे तो यू विल राइट 4, और जब आप अपने इवेंट की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो यू विल राइट 4/9। अब यहाँ पर देखिए उसने कहा कि एटलीस्ट वन ऑफ द स्कोर इज अ 3। कम से कम एक स्कोर तो आपको 3 लिखा हुआ जरूर नजर आए। सो इसका क्या मतलब हुआ? अपना सी इवेंट बना जिसमें लें, 3 हो मैम, एटलीस्ट वन स्कोर, एक कम से कम एक हो 3। हाँ कम से कम एक 3 तो लाजमी हो, तो उसमें 2 3 वाले भी आ सकते हैं। यस वेरी गुड। सो मैं क्या क्या यहाँ पर लिखूं कि इसमें क्या क्या आ सकता है? 1 and 3 आ सकता है, देन 2 and 3 आ सकता है, 2 and 3
3 and देन 3 3 and 1 भी आ सकता है, और क्या आ सकता है? 3 and 2 आ सकता है। 3 and 3 and 3 and 3 हाँ, ये आपने सही सोचा। यानी अगर एटलीस्ट उसने 1 कहा है तो उसमें मुझे दोनों 3 नजर आ सकते हैं। yes ma'am वेरी गुड। सो 3 and 3 इज ऑल्सो हियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एटलीस्ट 1 स्कोर इज 3 का मतलब है कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। तो सबसे पहले तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 टाइम आपको 3 नजर आए। एटलीस्ट 1 का ये मतलब है, ये रहा एटलीस्ट 1 और ये रहा एटलीस्ट 1 का मतलब कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। अब आप देखिए यहाँ पे कौन कौन सी आउटकम्स हैं। 1 2 3 4 एंड 5। अगर मैं यहाँ ग्रीन लाइन दे देती हूँ, ये वाली आउटकम्स, ये वो वाली आउटकम्स हैं जिनमें एटलीस्ट एक मर्तबा आपको 3 जरूर नजर आया। सो हाउ मेनी आर दीज? 5 ma'am 5। वेरी गुड। सो मेरे इवेंट का काउंट जो है वो 5 हो जाएगा और मेरे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या लिखूं अब यहाँ पे? 5 by 9 वेरी गुड। सो 5/9 इज आंसर। जो अटेंटिवली ये समझ जाएगा ना, उससे क्वेश्चंस बहुत ही आराम से हो जाएंगे। सो प्लीज बी अटेंटिव। अब ये लास्ट वाला देखिए, सेकंड लास्ट जी। मैम मैम वो मेरी अटेंडेंस लगा दे, मेरा नेट इशू हो रहा था जब अटेंडेंस हो रही। ठीक है यूसुफ, मैं लगा दूंगी, डोंट यू वरी। रोल नंबर 275 मैं लिख लेती हूँ अपने पास। मैम मेरी भी नहीं लगी। थैंक यू। अभी तो मैंने अटेंडेंस मार्क नहीं की है किसी की भी। वो वैसे उनको लाइट का होगा ना कि कहीं डिवाइस उनकी ऑफ ना हो जाए, तो इसलिए मैंने नोटिस कर लिया। मैं अभी अटेंडेंस मार्क करती हूँ, डोंट यू वरी। सो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा है कि नाइदर स्कोर इज अ 2 एंड बोथ स्कोर्स आर द सेम। इसका क्या मतलब मैं हुआ? 1 1 और 3 3 आएगा मैम। नाइदर स्कोर इज 2, कि आपको 2 भी नजर ना आए, एंड दोनों सेम बोथ होंगे। स्कोर्स आर द सेम, दोनों भी सेम हो। अच्छा, मैम इसमें 1 1 पता, और 2 3 3 होगा। वेरी 1 1 और गुड। 2 2 भी नजर ना आए और सेम भी ना हो। सो ये जो रेड वाले हैं ना, इनमें सारे 2 हैं। सेम तो हो बाकी मैम। कौन रह गए? हाँ हाँ, सेम हो। तो कौन से रह गए जिनमें 2 नहीं है और वो सेम भी हैं? 1 1 और 3 3 1 1 and 3 3, ओनली दीज 2, 1 1 and 3 3। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरे इवेंट की, जो ये डी पार्ट में मैं आंसर दूंगी? 2/9 मैम। 2/9। वेरी गुड। अब ई पार्ट में वो कहते हैं कि नाइदर स्कोर इज अ 2, 2 तो कोई भी ना हो, और या बोथ स्कोर्स आर द सेम, दोनों सेम हो तो भी चलेगा। ये और है ना इन बिटवीन, तो और के लिए ना आप यूनियन वाला जो है ना वो मेथड याद रखिएगा। उस मेथड में आपने क्या करना होता है कि और के लेफ्ट साइड पर एक इवेंट बना लें और के दूसरी साइड पर दूसरी बात आप ले लें। सो पहली बात वो कहते हैं अगर कि नाइदर स्कोर इज अ 2, 2 ना हो, उसमें कौन कौन सी बातें आएंगी? आप अगर वहां से देखते हैं जो मैंने रेड लाइन से क्रॉस किए हुए हैं 2 वाले, सो 1 1 1 3 देन 3 1 और 3 3। ये 4 वो आउटकम्स हैं जिनमें 2 तो मौजूद ही नहीं है। ऐसा ही है ना? अब दूसरी वाली बात पर आ जाएं। यहाँ पे मैं और लिख देती हूँ, बिल्कुल जिस तरह उन्होंने लिखा हुआ है। दूसरी वाली बात क्या है कि मैं अटेंडेंस मार्क कर दूंगी। अटेंडेंस हो गई है? नहीं, अभी नहीं हुई है। बोथ स्कोर्स आर द सेम। आप मुझे बताइए, बोथ स्कोर्स आर द सेम में क्या क्या चीजें हैं हमारे पास? 1 1 है, 3 3 2 2 एंड 3 3 है। तो ये चीजें मेरे पास हैं। अब ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। अब और का मतलब होता है अगर मैं इसका नाम इवेंट, हमने क्या किया था, ABCD रखा था ना, इसका नाम मैं इवेंट E रख देती हूँ और इसका नाम मैं इवेंट F रख देती हूँ। तो असल में आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है E यूनियन F की। ये आपने मैम कैलकुलेट करना है। हमने दूसरे सेट में 2 2 क्यों लिखा है? उसने कहा कि 2 नहीं होना चाहिए। वो मैंने क्योंकि ये वाली और के बाद वाली बात को एक अलग बात कंसीडर किया हुआ है।
इसलिए मैं इस वक्त बोथ स्कोर्स आर द सेम, सिर्फ इतनी बात पढ़ें जो अंडरलाइंड है, क्योंकि ओके इसका नाम मैंने एफ रखा हुआ ना। मैं यहाँ पर आपको सिखाना चाह रही हूँ कि और से आप यूनियन वाला लॉ किस तरह से अप्लाई करते हैं जो आपने अभी पढ़ा था। सो ये आपके पास दो चीजें यहाँ पर हैं। अगर आप यूनियन लॉ को फॉलो करते हैं तो हमने अभी सीखा है थोड़ी देर पहले कि दिस इज इक्वल टू, ये चीज इक्वल हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और माइनस में कर दूंगी कॉमन टर्म्स को। और कॉमन टर्म्स आपको दोनों में नजर आ रही हैं, ई और एफ में। इस ई और इस एफ में कॉमन टर्म्स है ना? यस मैम, 1 1 एंड 3 3। हाँ, वेरी गुड। सो अगर आप ई में देखें तो 1 2 3 4, तो मैं ई की प्रोबेबिलिटी लिखते वक्त 4/9 कर दूंगी, और एफ की प्रोबेबिलिटी जब आप लिखेंगे तो 1 2 3, इसको 3/9 कर दें, और दोनों में कॉमन कितने पॉइंट्स हैं वो आप नोटिस कर लें। 3 3 इज कॉमन, only 1 point is common or 2 points are common? 2 points है ना कॉमन? यस मैम, वेरी गुड। सो 2/9 मेरी इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी ई इंटरसेक्शन एफ की। अब आपके ये जो कॉमन वाले पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी है उसको आपने यहाँ माइनस में लिखना है। ये प्रोबेबिलिटी लॉ आप उसको अप्लाई कैसे करेंगे? सो अब आप देखेंगे 4/9 एंड 3/9, ये आपका आंसर मिलेगा आपको 7/9। ऐसा ही है ना? सो इट्स 7/9 और माइनस ये कर दें आप 2/9। अब आपके पास आंसर मिलेगा आपको 5/9। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, और इसको आपने यूं समझना है कि और को आपने हमेशा यूनियन जो आपने लॉ पढ़ा हुआ है ना उसको जरूर अप्लाई करना है। सो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, और जहां भी लिखा होगा उसकी लेफ्ट साइड वाला एक अलग से इवेंट बना लें और उसकी राइट साइड वाला अलग से इवेंट बना लें। अब उन दोनों इवेंट्स की जब आप आउटकम्स अलग अलग लिख लेंगे ना तो आप देख पाएंगे कि इफ समथिंग इज कॉमन देयर, अगर कुछ चीज कॉमन होती है तो आप फिर उसको यहाँ पर माइनस में मेंशन कर देंगे एंड ए यूनियन बी को यहाँ पर आंसर दे देंगे। सो 5/9 इज यहाँ पर हम आए तो 5/9 ये लास्ट वाले का आंसर था, इसका 2/9 आंसर था, तो हमारा भी 2/9 ही आंसर था। मैंने इरेज कर दिया, दूसरी जगह पर लिखा हुआ इरेज कर दिया आई गेस। सो 2/9 हमारे पास ये वाला आंसर भी था, देन 4/9 एंड सो ऑन। ये वाला क्वेश्चन भी आपने इसी तरह से करना है, आपकी अपनी चॉइस है। आपको उन्होंने कहा है कि जाफर हैज 3 प्लेइंग कार्ड्स, और वो 3 कार्ड्स कौन कौन से हैं? उसमें उसने कहा है कि क्वींस हैं एंड किंग्स हैं, और उसने आपको बताया कि 2 क्वींस हैं एंड 1 किंग है। तो ये टोटल उसके पास 3 कार्ड्स मौजूद हैं, ठीक है। सो ये 3 कार्ड्स इस तरह से हैं। आप अगर सैंपल स्पेस इसका बनाते हैं ना, क्वेश्चन में उसने ये बताया है कि टैंडी सिलेक्ट्स वन ऑफ द कार्ड्स एट रैंडम। ये 3 कार्ड्स यहाँ पर पड़े हुए हैं एक बॉक्स में, ठीक है। इस बॉक्स में पहली बारी है टैंडी की, उसने क्या करना है, एक कार्ड यहाँ से पिक कर लेना है रैंडमली और जाफर को वापस कर देना है। जाफर क्या करेगा कि दोबारा वो कार्ड्स इसी बैग में डाल देगा और फिर दोबारा उनको शफल कर देगा अच्छे तरीके से, और टैंडी से कहेगा कि चलो आओ अब सेकंड टाइम दोबारा से कार्ड इसमें से ड्रॉ करो। फिर दोबारा उन 3 कार्ड्स में से वो एक कार्ड ड्रॉ कर लेगा। दिस इज योर एक्सपेरिमेंट। अब वो कहते हैं टैंडी विंस इफ, वो जीतेगा सिर्फ उस केस में अगर दोनों टाइम के उसके ड्रॉ किए हुए कार्ड्स उसको किंग्स ही नजर आएंगे तो वो जीत जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टैंडी विंस। आपने उसके जीतने का चांस, और जीतने की उसने शर्त ये बताई हुई है कि उसको बोथ टाइम्स जो है ना वो किंग्स ही नजर आएंगे। सो अब आप अपनी चॉइस बताइए कि ट्री डायग्राम बनाएंगे या फिर अगेन चेक बॉक्स बनाएंगे। चेक बॉक्स बनाएंगे या ट्री डायग्राम बनाएंगे, जल्दी से बता दें। सो अगेन मेरे पास क्योंकि 2 ही ऑप्शंस हैं तो आई कैन यूज द चेक बॉक्स ऑप्शन। यहाँ पर मैं वैसे आपको
ट्री डायग्राम भी बता दूंगी कि वो कैसे बनाना होता है। सो चेक बॉक्स बनाने के लिए मुझे बताइए कि पहली मर्तबा जब उसके पास ऑप्शन मिली तो क्या क्या कुछ पड़ा हुआ था कार्ड्स? क्वीन 1, क्वीन 2 और किंग, ये 3 कार्ड्स पड़े हुए थे ना? यस मैम। सो चेक बॉक्स बनाने के लिए फर्स्ट टाइम जब उसने पिक किया तो उसकी अवेलेबल ऑप्शंस थी Q1, Q2 एंड किंग। फिर उसने कार्ड वापस इसी के अंदर डाल दिया था, फिर दोबारा के लिए भी सेम ही ऑप्शंस थी। सो Q1 इज हियर, Q2 is here and Q3 is here. अब अगेन आपने ये अपना चेक बॉक्स, सॉरी ये लास्ट वाला हमारा K होगा। अब अगेन आपने यहाँ पर अपनी आउटकम्स, आप बताइए कि सैम्पल स्पेस में आपकी टोटल कितनी आउटकम्स मिलेंगी आपको? 9 मैम। 9, वेरी गुड। और यहाँ पे आप जो एंट्री लिखेंगे वो होगा Q2 एंड Q2 सेकेंड क्वीन। यहाँ पर आपको दोनों कार्ड्स वो मिलेंगे जब आपको 2 टाइम्स आपका फर्स्ट क्वीन पिक हुआ है, और यहाँ पर आपको वो आउटकम मिलेगी जहाँ पर 2 टाइम्स आपका किंग्स पिक हुए हैं। यहाँ पर आपका Q1 के साथ K होगा। ये सबको आता है ना लिखना? जी मैम। यहाँ पर K एंड Q1 होगा एंड सो ऑन। सो दीज आर इन टोटल 9 आउटकम्स। तो उसने आपसे कहा है कि जब दोनों कार्ड्स आपके किंग होंगे तो आप जीत जाएंगे। तो आप बताइए कि इन 9 आउटकम्स में से आपको कितने ऑप्शंस पे 2 किंग्स नजर आ रहे हैं? 1 मैम। ओनली 1, ऐसा ही है ना? सो मेरा इवेंट है, उसका नाम आप रख दें बोथ किंग्स। सो मेरे इवेंट का काउंट अगर मैं देखती हूँ तो सिर्फ 1 है, और सैम्पल स्पेस का अगर मैं काउंट देखूं तो वो मेरा 9 है। सो माय इवेंट इज हैविंग प्रोबेबिलिटी NA divided by NS is equal to 1/9. सो अगर आप इस वेरी गुड, अगर आप इसको ट्री डायग्राम से करते हैं ना तो इट वुड बी लाइक Q1, Q2 एंड K। देन आपके पास अगेन यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलेंगी, Q1, Q2 एंड A, Q1, Q2 एंड K। और यहाँ पर भी आपको 3 ऑप्शंस ही मिलेंगी, Q1, Q2 एंड A, एंड यहाँ पर भी आपको। सो इट्स टोटली अप टू यू। इन तीनों को हम यहाँ से ज्वाइनिंग इनकी देके यहाँ पर इसको ट्री डायग्राम को क्लोज कर देते हैं। एंड व्हेन यू हैव टू राइट द अल्टीमेट फाइनल आउटकम्स, तो वो आप यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है? और उसी तरह आप इनकी प्रोबेबिलिटीज भी लिख सकते हैं। सो मेरा 3 कार्ड्स में से क्वीन पिक होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 थी, तो दूसरी मर्तबा भी तो 1/3 ही थी ना। तो अगर मेरी पहली आउटकम Q1 एंड Q2 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जब आप लिखेंगे ना तो दोनों प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/3 एंड 1/3, तो इस वजह से ये 1/9 हो गया। ये बात समझ आ गई? लेकिन फिर से मैं आपसे कह रही हूँ कि आपकी अपनी चॉइस है। आप अगर चाहें तो चेक बॉक्स वाला मेथड यूज कर लें, अगर चाहें तो ये ट्री डायग्राम, लेकिन आपको दोनों आने चाहिए। सो 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी है और 1/3 इसकी है, तो इस वजह से मेरी एक आउटकम का चांस जो था वो, जिसमें Q1 और Q2 है ना, यहाँ पर Q1 और Q2 ये वाला, ये मेरे पास 1/9 होगा। ये मैंने Q1 और Q2 जो है ना वो ये वाला लिखा है, सेकंड वाला ये वाला, इस लाइन की ऑप्शन मैंने लिखी हुई है, ऊपर वाली लाइन की Q1 एंड Q1 होगी। सो दिस क्वेश्चन इज डन। ये क्वेश्चन तो सिंपल सा है। एग्जांपल, अ डाइस विद 6 फेसेस, ये मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ। आप लोग भी 2 मिनट्स की ब्रेक ले लें, काइंडली भी प्रेजेंट लगा दें 275।
14 of us are not in the class. मैम अटेंडेंस लगा दूँ। हाँ, मैं अटेंडेंस ही लगाने लगी हूँ, लेकिन मैं नोटिस कर रही हूँ कि जब मैं स्क्रीन पर आई हूँ तो 14 ऑफ अस जो थे वो उन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं की हुई है। क्यों, क्या वजह है इस चीज की? नहीं मैम, मैम वो जो वीडियो आप रिकॉर्ड करती हूँ मैम, वो मिलती नहीं, पता नहीं क्यों नहीं मिलती। वीडियो आपको क्यों नहीं मिलती है? मैम यहाँ वो पर नहीं मिल रही। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वीडियोस, हाँ उस्मान, आप लिंक पर वीडियोस अपलोड कर रहे थे, आप नहीं कर रहे? आप नहीं, ये तजम्मल है मैम। तजम्मुल अपडेट कर रहे थे? जी मैम। तजम्मुल है क्लास में? तजम्मुल है तो सही मैम, लेकिन बोल नहीं रहे मैम। तजम्मुल, मैं आपको बुला रही हूँ बच्चे, आपने लिंक पर वीडियोस अपलोड करनी होती हैं। आपने वीडियोस अपलोड की हुई है सारी वहां पे? तो इसका मतलब है तजम्मुल को हम अवे मार्क कर दें। तजम्मुल तो क्लास में ही नहीं है, पता नहीं आप लोग क्या करते हैं। और मुझे परेशानी ये होती है कि आप लोग एग्जाम में क्या मैम ऑनलाइन करेंगे। है वो, चैट में कह रहा है कि मैम उसने चैट में लिखा है। चैट में लिखा है। मैम आज पाकिस्तान का मैच है, शायद वो देख रहे हैं बच्चे। अटेंडेंस लगा दिया? मैम आपकी आवाज आ रही है, मेरा मोबाइल। तजम्मुल ने कहा रिप्लाई दिया है। अच्छा, जो लेसन्स का पूछ रहे हैं ना, यहाँ पर हमारे लेसन की जो चैट ऑप्शन होती है ना, यहाँ पर ये सारी वीडियोस पड़ी हुई होती हैं। आपने इनको डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लेना है। और अटेंडेंस लगा दिया? मैं अटेंडेंस लगा दूंगी, आप अटेंडेंस को लेकर परेशान ना हो। मैं इस वक्त आपसे पूछ रही हूँ कि तजम्मुल हमारे क्लास में क्लास की लेसन्स की रिकॉर्डिंग्स उस लिंक पर अपलोड कर रहे थे जो उन्होंने बनाया था। मुझे लगता है कि या वो उस्मान कर रहे थे या तजम्मुल। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। चलिए मैं पूछ लेती हूँ मैसेज पे बाद में, क्योंकि मैं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के ना, मैंने कोई भी वीडियोस अपने पास डाउनलोड करके नहीं रखी हुई हैं। लेकिन बहरहाल आप जो पूछ रहे हैं कि वो लेसन की रिकॉर्डिंग्स कहाँ होती हैं, आप जब लेसन ऑप्शन में यहाँ पर आते हैं ना, तो यहाँ जो चैट ऑप्शन आपको नजर आ रही है, यहाँ पर सब लेसन्स की रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर क्लिक करके ना डाउनलोड करनी पड़ती है पहले, उसमें इट विल टेक फ्यू मिनट्स। वो डाउनलोड होगी तो आप उसको अपने पास सेव रख लें, तो अपने रिकॉर्ड में ये सेव करते जाइए। सर यहाँ पर आते हैं, ये लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, जो ये बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन लिखी होती है ना, ये आपने ज़रूर याद रखनी है। देन एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज, जो मैंने आपको ये यूनियन लॉ सिखाया है, दो फॉर्मेट मैंने भी आपको सिखाए हैं कि अगर A1 A2 बहुत सारे इवेंट्स हैं, उनके इन बिटवीन और लिखा हुआ है और नथिंग इज कॉमन बिटवीन दीज ऑल, कुछ भी कॉमन नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे। उस केस में हम उन सब की प्रोबेबिलिटीज को बस ऐड करते चले जाएंगे, सिंपल ऐड कर देना है, क्योंकि कोई चीज कॉमन है ही नहीं है तो माइनस करने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं है माइनस करने की। ये एग्जाम्पल यहाँ पर देख लें आप। 2 fair dice are thrown, a prize is won if the total is 10 or if each individual score is over 4. सबसे पहले तो ये बताइए कि 2 fair dice are thrown, सैम्पल स्पेस आप किस तरह से बनाएंगे? सैम्पल स्पेस बनाइए इसका। Two fair dice are thrown, a prize is won if the total is 10.
सो 2 डाइस आपने लेकर अपना सैंपल स्पेस कंप्लीट करना है। आप क्या कहते हैं कि चेक बॉक्स बनाएं हम या ट्री डायग्राम बनाएं? चेक बॉक्स और ट्री डायग्राम? चेक बॉक्स मैम। 1 2 3 क्विकली जल्दी से बनाइए अपने पास, और ये मुझे बताइए कि आपके पास टोटल कितनी आउटकम्स यहाँ चेक बॉक्स में लिखेंगे आप? 36 मैम। 36 हो जाएंगी। अब वो आपसे कहते हैं अ प्राइज इज बोन इफ द टोटल इज 10। सो टोटल को मैं सम से यहाँ शो कर रही हूँ, या आप टी लिख दें, यहाँ पर टी लिख देते हैं हम। सो टोटल इज 10 और यहाँ पर और है, और if each individual score is over 4, individual score is greater than 4। ये 2 बातें हैं, और इन 2 बातों के इन बिटवीन जो है वो और लिखा हुआ है। सो आपने क्या करना है, एक इवेंट ले देना है जिसमें आपने टोटल इज 10 कंसीडर करना है, और एक और इवेंट यहाँ पर ले लेना है जहाँ पर इंडिविजुअल स्कोर, if each individual score is over 4, greater than 4 का जो स्कोर है ना वो आपने यहाँ पर लिखना है। सो अब मुझे बताइए किन किन आउटकम्स यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे? 1 and 1 है, 1 and 2 है। ये आप एक मर्तबा 2 डाइस रोलिंग एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस बनाकर अपने पास सेव कर लें, क्योंकि ये काफी मर्तबा यूज होगा। यहाँ पर लिखा होना चाहिए यहाँ पर। I guess I forgot the page number. चलिए खैर नहीं है, हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से आपने इसको जो है ना वो कंप्लीट करना है। 2 3 है, 2 4 है, 2 5 है, 2 6 है, एंड सो ऑन। अब आप मुझे बताइए कि टोटल आपका 10, टोटल का मतलब है कि ये जो दोनों आपको नंबर्स 2 डाइस पे नजर आ रहे हैं ना, उनको ऐड कर दें आप, तो आपका आंसर शुड बी 10। अब मुझे बताइए वो कौन कौन सी आउटकम्स होंगी जिनका आंसर आपको टोटल 10 मिलेगा। सो द फर्स्ट वन इज 1 के साथ में कुछ लिखूं तो मुझे 10 टोटल मिल जाएगा। यहाँ पर देखें ये 1 वाली जो रो आपको नजर आ रही है, इसमें आपको सम 10 मिल सकता है? समझ नहीं लगी इसकी। ये जो आपको ये 2 डाइस रोलिंग एक्सपेरिमेंट है ना, मेरे हाथ में 2 डाइस हैं, मैं उन दोनों डाइस को इकट्ठा थ्रो कर रही हूँ, ठीक है? तो अब दोनों डाइस पे कुछ ना कुछ आपको डॉट्स बने हुए नजर आएंगे ना, उनको टोटल कर ले आप। यानी हो सकता है कि मेरे पहले डाइस पर 4 लिखा होगा और दूसरे डाइस पर 4 डॉट्स होंगे और दूसरे पर 6 डॉट्स होंगे, तो दोनों डाइस के डॉट्स का सम क्या हुआ? 10 हुआ जब 4 और 6। अब समझ आ गई? इस तरह से हमारा ये एक्सपेरिमेंट है। सो अब यहाँ पे मुझे बताइए क्या क्या आउटकम्स है मेरे पास, ये आपने कंप्लीट करना है। मुझे मैं यहाँ पर लिखती हूँ, आप भी आइडिया करके बताइए। सबसे पहले मुझे 10 सम कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ से देखकर बताइए। 6 और 4 ये है, मैं 4 और 6। हाँ वेरी गुड। मैं जब लिखती लिखती यहाँ तक पहुंची हूँ ना, तो अभी तक मुझे 10 सम नहीं मिला था। सो यहाँ पर आकर मुझे 10 सम फर्स्ट टाइम नजर आया है। सो मेरे पास 4 6 होगा, देन इसी को ही रिवर्स कर दें, 6 and 4 भी होगा। आप जो लिखते हैं ना उसको साथ में ही रिवर्स भी कर दो। 4 6 लिखा है तो 6 4 भी लिख दो। फिर नेक्स्ट देखें क्या होगा। 5 5 मैम। 5 and 5 हो जाएगा। और देखें, इसको बस एक ही दफा लिखा रहने दे, इसको रिवर्स करने से भी सेम ही बनता है। और कुछ, और कोई आउटकम है ऐसी? नो मैम। नो मैम। बस No, यहाँ ma'am. पर फिनिश कर दें। मेरे इवेंट का जो काउंट है वो मुझे यहाँ पर 3 मिल गया है, और ये उसके आउटकम्स हैं, वो भी हमने लिख दिया। अब ग्रेटर देन 4 की क्या बात है? उसने कहा है कि स्कोर आपका ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप नोटिस करें
यहाँ पर आ जाए, मैं इसको कंप्लीट करूं। 5 and 1, 5 and 2 ग्रेटर देन 4 में आप देखें क्या क्या आएगा आपके पास। मैं कौन कौन सी रोज और कौन कौन सा कॉलम पिक करूंगी, इन शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। ग्रेटर देन 4 होना चाहिए ना हर स्कोर मेरा, तो मैं कौन सा कॉलम और कौन सी रो पिक करूं। इसका मतलब है कि ये 4 वाला पार्ट और ये 4 वाला पार्ट, यहां से लेकर तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये मुझे नहीं लेना चाहिए, ये वाला पार्ट, और इस वाले पार्ट में भी मुझे ये नहीं लेना चाहिए। सो ग्रेटर देन 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, द स्कोर इज ओवर 4। सो 4 से ज्यादा स्कोर कौन सा है, अब आप देखकर बताइए कितने उसमें नंबर्स आ रहे हैं। उसने टोटल ऑफ स्कोर नहीं कहा, स्कोर इज ग्रेटर देन 4 कहा है। तो ये वाली मेरी एंट्रीज हैं, ये मैं ग्रीन लाइन यहाँ पर लगाती हूँ। ये वाली एंट्रीज हैं जहां पर ग्रेटर देन 4 स्कोर है। क्या है 4 से ग्रेटर स्कोर यहाँ पर तो ये 1 4 से स्मॉल है। नो, 2 तो 4 से स्मॉल है बेटे, 3 भी 4 से स्मॉल है। अगर 5 लार्जर हो गया तो 3 तो छोटा हो गया ना उससे। अब क्या करें, दोनों फोर्स से हाई होंगे। दोनों हाई होंगे, क्योंकि उसने यही लिखा हुआ है कि ईच इंडिविजुअल स्कोर इज ओवर 4। हर कोई 4 से बड़ा होना चाहिए। 5 सो मैं ये सही सर्कल कर रही हूँ, सर्कल नहीं है, स्क्वायर ही बन गया। ये वाली आउटकम सही है जो दोनों 4 से लार्जर हैं। यस मैम। सो वेरी गुड। सो ये 4 आउटकम्स मेरे इस बी इवेंट में आएंगी। अब आप देखें कि यहाँ पर इज देयर एनीथिंग कॉमन बिटवीन दीज टू, 4 6 6 4 5 5। क्योंकि आपको T10 और ग्रेटर देन 4 ये कैलकुलेट करना है। यहाँ से क्यों नहीं हट रहा है ये, यहाँ पे। सो ग्रेटर देन 4, एक तो टोटल 10 हो जाएगा और ग्रेटर देन 4। आपने ये प्रोबेबिलिटी जो है ना ये कैलकुलेट करनी है। अब आप और को जब आप प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में लेकर आते हैं ना, तो आप इसको T10 यूनियन ग्रेटर देन 4 कह देते हैं, ऐसा ही है ना। सो अब जब मैं इसको लिखती हूँ तो यूनियन किस तरह से हम इसको जो है वो लिखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। T10 टोटल 10 प्लस, एम आई राइट, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 4 माइनस T10 एंड ग्रेटर देन 4। हमने ये चीज यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन करनी है। अब आप मुझे बताएं कि मेरे सैंपल स्पेस का काउंट क्या है यहाँ पे, जल्दी जल्दी बता दें, मैं इसको वाइंड अप करूँ। 36 है। अब ये बात बताएं कि टोटल 10 की प्रोबेबिलिटी क्या है। ऐसे कितने आउटकम्स थे जिनका टोटल 10 था, कितनी है ये? 3 है। सो ये प्रोबेबिलिटी, वेरी गुड, 3/36 हम यहाँ पर लिख देंगे। प्लस 4/36 माइनस 1/36। 4/36 माइनस, आपको इन दोनों में क्या चीज कॉमन नजर आ रही है, ये देखो 5 ये वाली। हाँ वेरी गुड, 5 5 इज कॉमन इन बिटवीन दीज टू। सो माइनस करते वक्त मैं क्या लिखूं? 1/36। वेरी गुड। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 and 3 7 होते हैं, 7 में से 1 गए तो 6 हो गए, और 6/36 इज अगेन 1/6। तो ये जवाब है आपका। सीखने की इसमें बात ये है कि जो और वाला क्वेश्चन होता है ना, उसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। सो और के लेफ्ट साइड पर जो लिखा होगा उसको एक अलग से इवेंट बनाना है।
आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? डिस्टॉर्शन हो गई थी। आ रही थी। अब आ रही है? मैम। जी मैम अब आ रही है। और ये स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। ठीक हो गया। बस आप लोग भी जो है वो थक गए होंगे देख देख के। सो प्रोबेबिलिटी दैट अ प्राइज इज वॉन, उसकी उसने दो बातें बताई थी, या तो आपका टोटल 10 आ जाएगा या आपको ओवर देन 4 स्कोर जो है ना वो नजर आएगा। सो ये देखिए हमने भी ऐसे ही किया था। ये इवेंट जिसका टोटल 10 था उसमें हमारे भी यही आउटकम्स थे, और मोर देन 4 स्कोर में हमारे भी यही आउटकम्स थे। सो अब आप जब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं उसके लिए, सो हमारा आंसर जो है वो इस तरह से आएगा। कहाँ इन्होंने फाइनल आंसर लिखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी सी 3/36 था हमारा, और बी का हमारा चांस जो था वो 4/36 है। ये सी और बी के हमारे ये चांसेस आ गए, और फाइनल हमारा ये प्रोबेबिलिटी का ये वाला आंसर हमारा आया। ठीक हो गया? जी मैम। हो सकता है कि आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ना नजर आए, लेकिन इसलिए मैं आपको सिखा रही हूँ कि आपने यूनियन रूल जो है ना वो जरूर यहाँ पर यूज करना है। ये मैं इसको यहाँ पर पेस्ट भी कर देती हूँ। आपकी 4A एक्सरसाइज अब आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगी। अ फेयर डाइस इज थ्रोन। आपको पता है कि जब आप एक डाइस थ्रो करते हैं तो आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6 बस यही आउटकम्स होते हैं, और यही हमारा सैंपल स्पेस होता है। सो सैंपल स्पेस आपने ये रखना है। बिगर देन 3 का चांस बता दें, बिगर देन और इक्वल टू 3 का बता दें, ऑड नंबर पर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मुश्किल वाला पार्ट आप गुजार आए हैं। जो 3 चैप्टर थे ना आपके पहले, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपका खासा टाइम इन्वेस्ट होता था। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ये बिल्कुल ही छोटे छोटे से क्वेश्चन है। सो 4A एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है, एंड आई एम वेटिंग बिफोर द नेक्स्ट लेसन। आपने वो आसान था, ये भी बहुत आसान है। अब आप मुझे बताएं कि 1 फेयर डाइस का जब आप सैंपल स्पेस लिख लेते हैं तो इसमें से अपना इवेंट ढूंढना मुश्किल तो नहीं है। अब प्राइम नंबर्स आप कौन कौन से लेंगे? फॉर एग्जांपल 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 5 इज अ प्राइम नंबर। सो मेरा इवेंट, अगर मैंने लेट से इसका नाम डी रखा हुआ है, तो मेरे इवेंट का जो काउंट है वो 3 है, और मेरे सैंपल स्पेस का काउंट 6 था। तो मेरे इवेंट की जब प्रोबेबिलिटी होगी तो वो आप उसको अपने इस काउंट को टोटल के साथ डिवाइड कर देंगे। ये बिल्कुल 1-1 मिनट के सवाल हैं। ठीक है? अच्छा, एक बात जहन में रखिएगा, मैंने यहाँ पर ना तजम्मुल है अभी भी यहाँ पर या नहीं, मैंने वो रिकॉर्डिंग लेसन रिकॉर्डिंग्स का पूछना है। कन्वे ही मैसेज whoever is uploading lectures on that YouTube link। वो बहुत अच्छा लिंक बनाया था, उसमें अब जिसने लिंक बनाया वही लेसन्स रख सकता है। तो काइंडली उनको बताइए कि लेसन्स की रिकॉर्डिंग उस लिंक पर अपडेट करते चले जाएं। यहाँ पर जो है ना, ये मैंने YouTube वीडियोस और पर्टिकुलरली जो ये जो स्लाइड शेयर रखा हुआ है ना, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। आप ज़रूर इस फाइल को जो है ना वो गो थ्रू कीजिएगा। ये PDF फॉर्मेट में ये जो फाइल पड़ी हुई है ना, आपके चैप्टर 4 रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट हैं जो हमने अभी तक सीख लिए हैं वो सारे इसमें दिए हुए हैं। सो ये ज़रूर आपने गो थ्रू करनी है। एंड 4A एक्सरसाइज आपने नेक्स्ट लेसन में जब आप आते हैं इंशाल्लाह तो कंप्लीट करके आइएगा। Meanwhile, I am away simple from chat option। आप सिर्फ चैट ऑप्शन में मैसेज कर दें पिक्चर लेकर, जहां से ऑनवर्ड आपका क्वेश्चन नहीं हो रहा तो मैं आपको वहां से उसका सोल्यूशन बताने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक हो गया? यस मैम। जी मैम। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम